हेलो गाइस, वेलकम टू द सीए कंसल्ट लर्निंग क्लासेस। आज आ गए हैं हम अपने लेक्चर नंबर 7 पे ऑफ द इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी कोड 2016। लेट्स बिगिन। देखिए, कल तक मैंने आपको लिक्विडेशन के बारे में सब कुछ समझा दिया था। आज हम अपना बिगिन करते हैं पीपीआईआरपी का प्रोसेस, बोले तो प्री प्लान इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। देखो, पीपीआईआरपी को समझने से पहले हम एक स्टोरी समझते हैं। हुआ क्या था, अब तक हम सीआईआरपी कर रहे थे अपने कॉर्पोरेट डेटर का, लेकिन आप समझिए कि कॉर्पोरेट डेटर का जब हम सीआईआरपी प्रोसेस करते हैं तो उसमें जो हमारी टाइम लिमिट होती है वो होती है 180 डेज प्लस में 90 डेज। इस हिसाब से जो हमारी टाइम लिमिट हो जाती है वो 270 डेज में होती है। अगर 180 दिन में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 90 डेज का आप एक्सटेंशन ले लेते हो एजुकेटिंग अथॉरिटी से। इस हिसाब से 270 दिन का सीआईआरपी प्रोसेस चलता है। लेकिन आप इसी तरफ समझिए, अगर जो भी हमारा कॉर्पोरेट डेटा है वो अगर छोटी एंटिटी बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, तो भाई एक चीज बताइए, आपको अननेसेसरी उसको इतना वास्ट टाइम, इतना एक्सटेंशन क्यों प्रोवाइड किया जाए। तो इसलिए हम सीआईआरपी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही डिले हो जाएगा अगर हमारी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज होती है। इसलिए हमने एक मीडियम एमएसएमई के लिए एक शॉर्टर रास्ता निकाला, जिसको हमने नाम दिया प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। देखो, 180 डेज टू लॉन्ग थे हमारे सीआईआरपी प्रोसेस के लिए, इसलिए हमने जो एक प्रोसेस निकाला प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान। इसमें जो टाइम लिमिट होती है वो होती है आपकी 90 डेज प्लस 30 डेज, बोले तो 120 डेज। 90 डेज में आपको आपका रिजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी को जमा करना पड़ता है, 30 दिनों में वो आपका अप्रूव करके देती है। जबकि हमारा जो सीआईआरपी प्रोसेस होता है वो 180 डेज प्लस 90 डेज का होता है। इस हिसाब से जो हमारा सीआईआरपी प्रोसेस होता है वो 270 डेज का होता है, जबकि हमारा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान कुल मिला के 120 डेज का होता है। इसलिए हमने एमएसएमई के लिए प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान उनके लिए ही डेवलप किया है स्पेशली। अब देखो, दूसरा रीजन क्या था पीपीआईआरपी को लाने के पीछे, वो ये था कि जब हम सीआईआरपी प्रोसेस होता है तो आपने देखा था कि हम हमारा जो कॉर्पोरेट डेटा है उसका सारा मैनेजमेंट वगैरह सब हमारा क्रेडिटर्स के हाथ में चला जाता है। बोले तो हमारा जो कॉर्पोरेट डेटा होता है वो क्रेडिटर्स के कंट्रोल में आता है। क्रेडिटर्स इन कंट्रोल क्या आप, बट एक चीज आप सोचिए, क्या क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी को एक्चुअली रिवाइव करना चाहेंगे, या वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो रिवाइव कर सके कंपनी को। तो कंपनी को रिवाइव करने के लिए हमने पढ़ा था कि जितना भी कॉर्पोरेटर का हमारा मैनेजमेंट वगैरह है वो सीओसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास चला जाता है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर अपना जो आईआरपी होता है या आरपी होता है उसके थ्रू उस कॉर्पोरेट डेटर को कंट्रोल करते हैं। इस हिसाब से जो क्रेडिटर्स इन कंट्रोल वाला मॉडल कंपनी में अप्लाई होता है। बट एक चीज आप सोचिए कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है भाई, वो उतना एक्सपर्ट नहीं, इतनी एक्सपर्टीज उसको नहीं है कि जो कॉर्पोरेट डेटर का जो बिजनेस, जैसे जेट एयरवेज के जो एयरक्राफ्ट है उसका बिजनेस है वो उसको समझ पाए और उसको रिवाइव कर सके। इसलिए भी हमने पीआईआरपी की बहुत जरूरत पड़ी, क्योंकि जो हमारा क्रेडिटर्स इन कंट्रोल वाला मॉडल होता है, बोलते सीआईआरपी वाला जो मॉडल होता है उससे ज्यादातर कंपनियां रिवाइव होने की जगह लिक्विडेशन के प्रोसेस में जा रही हैं। इसलिए ये हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने क्या एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था पीआईआरपी प्रोसेस, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में देखो, जो हमारा जो कंट्रोल जा रहा था, मैनेजमेंट था, वो हमारा आरपी या आईआरपी के पास जा रहा था, जिसको हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स चला रहे थे। लेकिन अब हमने इस पीपीआईआरपी के प्रोसेस में जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो अपने पास ही रखा, डेटा इन कंट्रोल ही रखा। जैसे जेट एयरवेज की जो हमने सीईओ थे हमारे नरेश गोयल जी थे, उनको हमने एक तरीके से सस्पेंड कर दिया था। अब उनको सस्पेंड नहीं करेंगे, हम नरेश गोयल जी ही अपनी जो जेट एयरवेज है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको रिवाइव करेंगे। इसीलिए दो मेन रीजन थे, सबसे पहला टाइम का रीजन था, दूसरा मेन रीजन था कि डेटा क्रेडिटर इन कंट्रोल के हाथ में कंपनी जा रही है तो क्रेडिटर्स तो भैया रिवाइव करके देंगे नहीं। ये हमारे दो कारण थे पी पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान को लाने के पीछे। अब देखो, पीपीआईआरपी का जो कि प्रोसेस हमारा आईबीसी को 2016 का है, इसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा पीपीआईआरपी का कॉन्सेप्ट। इसलिए जो इसके सेक्शन है वो हमारे लॉ मेकर्स ने बीच में 54 जो सेक्शन है उसमें इंट्रोड्यूस करे थे। 54A से लेकर 54O तक हमारे पीपीआईआरपी के सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए थे। और जो 54A से लेके 54O तक है, ये हमारा चैप्टर 3A में, ये हमारा इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन जो इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी को 2016 उसका चैप्टर 3A में कवर होते हैं। अब देखो, अब हमने बात करी थी, सबसे पहले हमने सीआईआरपी का प्रोसेस समझा था। जब हमने बात करी थी जो डिफॉल्ट होता है उस पे, मतलब एक्टिवेशन किस पॉइंट पे हमारा जो सीआईआरपी प्रोसेस एक्टिवेट होगा, ऐसे ही हमारा जो पीआईआरपी प्रोसेस है वो एक्टिवेट होगा जब हमारा डिफॉल्ट अमाउंट प्रेस्क्राइब बाय द सीजी ने जो अमाउंट प्रेस्क्राइब किया है, जैसे प्रेजेंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का अगर डिफॉल्ट करेगा हमारा कॉर्पोरेट डेटर, देन ओनली वो हमारा पीपीआईआरपी की प्रोसेस में जा सकता है।
10 लाख या उससे ज़्यादा का डिफ़ॉल्ट। लेकिन हमने लॉ मेकर्स ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे भी एक लिमिट लगा दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हमारा पीपीआईआरपी के प्रोसेस में कवर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 2 करोड़ का फ्रॉड का कहती है कि वो पीपीआईआरपी में कवर होगा, देन इट इज़ इनवैलिड। केवल हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 1 करोड़ से नीचे का अमाउंट है, इक्वल टू 1 करोड़ ही प्रेसाइड कर सकती है फॉर द पीपीआईआरपी प्रोसेस के लिए। देखो, अब इसमें प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो आपका जो भी है आपका इसमें पीपीआईआरपी में जो प्रोसीडिंग्स चालू करेगा वो होगा कॉर्पोरेट डेटा। जैसे हमने सीआईआरपी में पढ़ा था कि एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 में फाइल हो सकती है। फाइनेंशियल डेटा, ऑपरेशन डेटा और कॉर्पोरेट डेटा, तीनों लोग जाके एजुकेटिंग अथॉरिटी से हाथ जोड़ के कह सकते थे भैया हमको अपना सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट कराना है। बट पीपीआईआरपी के प्रोसेस में केवल हमारा कॉर्पोरेट डेटा है वही जा सकता है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास रिक्वेस्ट लेके कि हमको अपना पीपीआईआरपी का प्रोसेस कंटिन्यू करना है, हमको स्टार्ट करना है। देखो मैंने आपको टाइम लिमिट बताई पीपीआईआरपी की प्रोसेस की 90 डेज प्लस 30 डेज। 90 डेज क्या होगा, 90 डेज में आप एक रिजोल्यूशन प्लान एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाएंगे। 90 डेज की आपके पास लिमिट होती है। 90 डेज में कोई भी रिजोल्यूशन प्लान जो भी कमिटी ऑफ क्राइटेरिया अप्रूव करेगी वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को देगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। इस हिसाब से ये टोटल प्रोसेस होता है 120 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि 90 डेज में ही रिजोल्यूशन प्लान कैसे बनना है, पॉसिबल है। बट पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो भी सारी प्लानिंग होती है, हमारी जो रिजोल्यूशन प्लान की प्लानिंग होती है वो प्री पैकेज होती है, मतलब पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, वो 90 डेज से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली इसका प्रोसेस आपको अभी समझ में आएगा क्या होता है पीपीआईआरपी का प्रोसेस। देखिए, अब तक मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ। अब तक केवल 2 ऐसी कंपनी हैं जो हमारी पीपीआईआरपी के प्रोसेस में गई हैं। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी कंपनी थी जो पीपीआईआर के प्रोसेस में गई है वो है लूनलैंड इंडिया लिमिटेड, लूनलैंड लिमिटेड। दूसरी जो हमारी कंपनी है जो पीपीआईआरपी के प्रोसेस में गई है वो है हमारी जीसीसीएल इंफ्रा। केवल अब तक 2 ही ऐसी एमएसएमई हैं जो हमारी पीपीआईआरपी के प्रोसेस में गई हैं। ये आपकी फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिकल नॉलेज रेलिवेंट है। देखो अब हम बात करते हैं पीपीआईआरपी के प्रोसेस की। पीपीआईआरपी का प्रोसेस होता क्या है, जैसे लूनलैंड लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर राजा का 10 लाख के लोन का डिफॉल्ट कर दिया। मिस्टर राजा ने लूनलैंड को 10 लाख का लोन दिया और मिस्टर जो वो है लूनलैंड लिमिटेड है वो हमारी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। अब हुआ क्या, मिस्टर राजा का जैसे ही लोन का डिफॉल्ट किया, मिस्टर राजा रोते रोते उन्होंने कहा कि भैया मैं तो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाऊंगा जिससे कि तुम्हारा सीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बट जो हमारे लूनलैंड लिमिटेड के ओनर थे मिसेस ममता जो हमारी ओनर थी, उन्होंने कहा कि भैया देखो मिस्टर राजा आपके 10 लाख के लोन का डिफॉल्ट हुआ है तो आप एक काम कीजिए, आप सीआईआरपी प्रोसेस ना स्टार्ट कीजिए, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास मत जाइए, हम अपने पीपीआईआरपी के प्रोसेस में चले जाते हैं क्योंकि हम पीपीआईआरपी के प्रोसेस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं क्योंकि हम एमएसएमई भी है। प्लस जो आपका डिफॉल्ट है वो 10 लाख रुपए का है। आपका जो डिफॉल्ट है वो 10 लाख रुपए का है। इधर मैंने 10 CR लिख दिया है गलती से, आप इसको 10 लैक्स कर देना। जो हमारा डिफॉल्ट है वो भी हमारा 10 लैक्स की लिमिट में कवर हो रहा है, इसलिए आप हमारे अगेंस्ट पीपीआईआरपी प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। बट मिस्टर राजा बोले कि मैं तो पीपीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि लॉ में साफ साफ लिखा है कि कॉर्पोरेट डेटर ही स्टार्ट कर सकता है। इसलिए जो मिसेस ममता थी उन्होंने कहा कि कोई नहीं, हम जाते हैं एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास अपना पीपीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट करने। अब जो मिस्टर राजा हैं वो क्यों मानेंगे पीपीआईआरपी के प्रोसेस के लिए, पीपीआईआरपी के प्रोसेस के लिए इसलिए मानेंगे क्योंकि जो मिस्टर ममता है वो उनको एक रिजोल्यूशन प्लान, बेस रिजोल्यूशन प्लान बना के देंगी कि भैया ऐसे ऐसे में आपका जो 10 लाख रुपीज है वो रिकवर करके दूंगी। बेसिकली स्टोरी क्या चल रही है, लूनलैंड इंडिया लिमिटेड ने मिस्टर राजा का 10 लाख के लोन का डिफॉल्ट किया, वो हमारी पीपीआई की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रही है। मिस्टर राजा चाहते हैं कि वो सीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट करें, बट जो ओनर थी मिसेस ममता, उन्होंने कहा देखिए आप पीपीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए क्योंकि सीआईआरपी का अगर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा मॉनिटरियम अंडर सेक्शन 14 अप्लाई हो जाएगा जिससे कि हमारी कंपनी का पूरा बिजनेस रुक जाएगा, हम तो और बर्बाद होते चले जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, आपको एक बेस रिजोल्यूशन प्लान बीआरपी बना के देंगे, ये बीआरपी बना के देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम आपके लोन का पेमेंट करेंगे। मिस्टर राजा उस बीआरपी से अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन इट्स ओके। फिर जो मिस्टर ओनर है मिस्टर ममता वो जाएंगी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि हमारा पीपीआईआरपी का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। देखो पीपीआईआरपी के प्रोसेस में मैंने आपको बताया सेक्शन 54A से लेकर 54O तक हमारे सेक्शन होते हैं पीपीआईआरपी के। देखो जैसा कि हमारा एसपीएम का एग्जाम है तो हमको सेक्शन याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लस में आपको केवल सेक्शन की प्रैक्टिकल नॉलेज होनी जरूरी है कि सेक्शन हमसे कहना क्या चाहता है।
देखो जैसे 54A का जो हमारा सेक्शन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो एप्लीकेशन फॉर पीपीआईआरपी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, कौन कर सकता है, केवल कॉर्पोरेट डेटर जो कि हमारा एमएसएमई है वही हमारा पीपीआई के प्रोसेस में जा सकता है, जो कि हमारी 8 कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है। अब वो 8 कंडीशन कौन सी है? 8 कंडीशन बहुत ही बेसिक कंडीशन है। वो बेसिक कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन हमसे कहती है कि जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है वो हमारा पीपीआईआरपी और के प्रोसेस में नहीं गया होना, नॉट अंडरगोन द पीपीआईआरपी और कंप्लीटेड सीआईआरपी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। कहने का मतलब ये है जो हमारा जीसीसीएल इंफ्रा है वो पिछले 3 सालों में उसका कोई भी सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए, मतलब वो पहले किसी भी सीआईआरपी प्रोसेस में नहीं जानी चाहिए। मतलब जैसे आज की डेट में उसका पीपीआईआरपी प्रोसेस हम चालू करवाना चाहते हैं तो पिछले 3 सालों में कहीं उसका कोई पीपीआईआरपी का प्रोसेस पहले भी तो चालू नहीं है, या फिर कोई भी कंप्लीटेड सीआईआरपी प्रोसेस तो नहीं हो चुका है, या फिर ऐसा कोई भी आज से पहले उसके अगेंस्ट कोई भी सीआईआरपी का प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल तो नहीं है कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, जैसे जीसीसीएल इंफ्रा के अगेंस्ट कोई भी सीआईआरपी की एप्लीकेशन पेंडिंग तो नहीं है, कोई लिक्विडेशन का ऑर्डर तो पास नहीं हो गया जीसीसीएल इंफ्रा के अगेंस्ट। ये कंडीशन है हमारी, एलिजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं हम। चौथा क्या है? चौथी कंडीशन बोलती है हमारी जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है वो एलिजिबल होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A। 29A आपको याद आ रहा है क्या? 29A देखो मैंने आपको पढ़ाया था, वो बात करता था हमारी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। उसकी मैंने आपको मेमोरी ट्रिक बताई, सीआईडी एट सेबी 164 की गारंटी दी उन्होंने। तो मतलब क्या है, अगर जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेगा देन ओनली वो पीपीआईआरपी के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। जैसे जीसीसीएल इंफ्रा सीआईडी के प्रोसेस, मतलब सीआईडी सी फॉर क्या होता है हमारा कॉन्वेक्ट वाला प्रोविजन था, आई फॉर इनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, डी फॉर तुम्हारा बिलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ए फॉर कोई भी उसका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीए नहीं होना चाहिए, ए फॉर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो प्यूफ वाली और में एंटर नहीं होना चाहिए, सेबी ने किसी को प्रोहिबिट नहीं कर रखा होना चाहिए, 164 में डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, गारंटी वगैरह का कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये सारी कंडीशन अगर हमारा जीसीसीएल इंफ्रा मीट करता है देन ओनली ही कैन अप्लाई फॉर द पीपीआईआरपी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं, देखो रिजोल्यूशन जो हमारा आरपी है, जो हमारा पीपीआईआरपी का प्रोसेस है उसमें हमारा आईआरपी नहीं होता, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं होता, उसकी जगह होता है हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सीआईआरपी के प्रोसेस में सबसे पहले हमने बात करी थी आईआरपी की, बट जब हम पीपीआईआरपी के प्रोसेस की बात करते हैं देन हम बात करेंगे अपने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। अब जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो कंटिन्यू करेगा पीपीआईआरपी का प्रोसेस, वो प्रपोज होना चाहिए हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। कहने का मतलब क्या है, जब भी हमारा पीपीआईआरपी का प्रोसेस बिगिन होगा तो हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो प्रपोज किया जाना चाहिए हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा, प्लस में वो जो बंदा प्रपोज किया गया है वो हमारे मोर देन 66% इक्वल टू और मोर देन 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड वैल्यू के द्वारा अप्रूव भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जब पीपीआईआरपी का प्रोसेस बिगिन होगा उसमें जो भी बंदा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा वो रिकमेंड होना चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा, प्लस में वो अप्रूव भी होना चाहिए मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। 6 पॉइंट की बात करते हैं, 6 कंडीशन क्या कहती है हमसे? 6 कंडीशन कहती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर है, जो भी डायरेक्टर इन केस ऑफ द आपका कॉर्पोरेट डेटर है, पार्टनर इन केस ऑफ द आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, देन उनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन किस रेस्पेक्ट में देंगे? जो पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन है वो कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा विद इन द टाइम जो कि हमारा 90 डेज एंड 90 डेज के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर हमारा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर देगा। दूसरा क्या देगा वो, कि जो हम पीपीआईआरपी के प्रोसेस में जा रहे हैं, हम जो जीसीएससीएल इंफ्रा है हम पीपीआईआरपी प्रोसेस में जा रहे हैं, हम किसी को डिफ्रॉड की इंटेंशन से नहीं जा रहे, मतलब हम कोई भी फ्रॉड करने की इंटेंशन से पीपीआईआरपी प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि नेम ऑफ द आईपी प्रपोज्ड एंड अप्रूव, जिन जो डायरेक्टर है वो किस चीज के बारे में डिक्लेरेशन देंगे? वो ये डिक्लेरेशन देंगे जो भी हमारा आईपी, जो भी आईपी है, जो हमारा आरपी बनेगा, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनेगा वो हमारा अप्रूव, जो हमारा प्रपोज किया गया फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा प्लस में 66% के द्वारा वो ही अप्रूव किया गया है। 7 पॉइंट पढ़ते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है कि मेंबर अप्रूव सच एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है, जो जैसे कि कॉर्पोरेट डेटा इस केस में हमारा जैसे जीसीसीएल इंफ्रा है तो उसके जो मेंबर्स हैं उन्होंने शेयर वो क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास कर दिया होना चाहिए, और एसआर पास कर देना चाहिए। अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तो फिर जो आपका 3/4 ऑफ द पार्टनर है उनका अप्रूवल भी लेना पड़ेगा कि वो लोग राजी हैं, जो हमारे स्पेशल वो एसआर पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो लोग राजी हो गए हैं
कि जो GCCL इंफ्रा है उसका हम वो PPIRP का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो मैं आपको ये 7 पॉइंट बता रहा था। 7 पॉइंट क्या कहता है कि आपको PPIRP के प्रोसेस को फाइल करने से पहले जो कॉर्पोरेट डेटर है उसको अपने मेंबर्स का SR पास करवा के लेना पड़ेगा। अगर वो LLP है तो उसके 3/4 पार्टनर उसको अप्रूव करेंगे, जब भी वो PPIRP के प्रोसेस में जा सकता है। 8वां पॉइंट क्या कहता है, 8वीं कंडीशन कहती है हमसे कि अप्रूवल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर का चाहिएगा। अब जो हम पीपीआई के प्रोसेस में जाना तो चाहते हैं, लेकिन आपको जीसीसीएल इंफ्रा को जो उसके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम पीपीआईआर के प्रोसेस में जाना चाहते हैं। आप हमको अप्रूवल दीजिए इस चीज का। मोर देन इक्वल टू 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का अप्रूवल लगेगा। अब देखो, अप्रूवल लेना है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कुछ प्रोवाइड भी कराना पड़ेगा। अप्रूवल लेने के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन्फॉर्मेशन भी तो मांगेंगे। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या देंगे उनको, डिक्लेरेशन देंगे कि बोर्ड, जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो उन्होंने देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हमारी 3 डिक्लेरेशन दी थी कि पीपीआईआरपी ने का जो एप्लीकेशन है कॉर्पोरेट डेटा टाइमली फाइल कर देगा, प्लस में कोई भी डिफ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, प्लस में जो नेम प्रपोज किया है और अप्रूव किया है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेगी किसको, ये बतानी पड़ेगी आपको अपने उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को। प्लस में आपको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को कि भैया जो एसआर है, हमारे मेंबर्स ने एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दिया है। प्लस में उनको बताना पड़ेगा बेस रिजोल्यूशन प्लान फाइनेंशियल क्रेडिटर को, जिससे कि वो अप्रूव कर पाए, और अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बतानी पड़ेगी। देन ओनली जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर मोर देन इक्वल टू 66% आपको अप्रूव कर देंगे, आप जब भी हमारे पीआईपी के प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 54A सेक्शन। 54A में हमने 8 कंडीशन पढ़ी। सबसे पहले कोई भी आपका प्रीवियस CIRP का प्रोसेस वो नहीं चलना चाहिए, कोई भी पहले लिक्विडेशन नहीं हुआ होना चाहिए कंपनी का, कोई भी जो आपकी कॉर्पोरेट डेटर है वो एलिजिबल होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A, और जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आप अपॉइंट करेंगे वो प्रपोज करना चाहिए फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, और अप्रूव भी होना चाहिए मोर देन 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा। और जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को ये डिक्लेरेशन देनी है कि पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन विद इन द टाइम फाइल कर दी जाएगी एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। डिफ्रॉड करने का हमारा इंटेंशन नहीं है। प्लस में जो आईपी प्रपोज और अपॉइंटेड है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के द्वारा अप्रूव है। और मेंबर्स का जो हमने एसआर पास कर लिया है तभी हम पीपीआईआरपी के प्रोसेस में आए हैं। और 8वां वो कंडीशन का 8वां जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो कहता है कि आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का मोर देन इक्वल टू 66% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का भी आपने अप्रूवल ले लिया है आफ्टर गिविंग द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि डिक्लेरेशन दे दिया आपने बोर्ड का, एसआर उनको दे दिया है, एसआर की कॉपी दे दी है, प्लस में बेस रेजोल्यूशन प्लान बता दिया और इन्फॉर्मेशन आपने उनको बता दी है। ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 54A, कंप्लीटेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 54B की। तो 54B की बात क्या करता है, हमारा ड्यूटीज ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बिफोर पीपीआईआरपी प्रोसेस। देखो पीपीआईआरपी प्रोसेस में जो हमारा बंदा काम करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो बंदा होता है उसको हमने नाम दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बंदा काम करेगा तो उसकी कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी। ड्यूटीज कब की बात कर रहे हैं हम, ये ड्यूटीज बात कर रहे हैं बिफोर पीपीआईआरपी प्रोसेस की। मतलब जो प्री प्लान इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के बिगिन होने से पहले भी तो उसकी कुछ ड्यूटीज होंगी। उसकी प्रोसेस बिगिन होने से पहले क्या ड्यूटी है, ड्यूटी उसकी ये है कि वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा किस चीज के बारे में, कि जो रिक्वायरमेंट थी अंडर सेक्शन 54A की वो मीट हो चुकी है। मतलब जो 8 कंडीशन थी वो हमारे कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इंफ्रा ने सेटिस्फाई कर दी है। दूसरा वो क्या उसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो बोर्ड के साथ एक रिपोर्ट फाइल करेगा। बोर्ड कौन सा है हमारा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं, आईबीबीआई के पास एक रिपोर्ट फाइल करेगा कि जो जीसीसीएल इंफ्रा है उसने हमारा 54A में जो कंडीशन थी उनको कंप्लायंस कर लिया है। प्लस में और भी कोई अदर रिपोर्ट हो, अदर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो उनके पास फाइल कर देगा वो। अब जो ड्यूटीज हैं जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की वो सीज कब हो जाती हैं, ये जो 2 ड्यूटीज हैं, केवल मैं इन 2 ड्यूटीज की बात कर रहा हूँ। ये सीज कब होंगी, ये सीज कब होंगी, जब आपने या तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है एजुकेटिंग अथॉरिटी ने, या फिर आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई है। देन अगर आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ये वाली ड्यूटी सीज हो जाएंगी, आगे उसकी ड्यूटी और कंटिन्यू होंगी। मतलब ये जो 2 ड्यूटीज है वो सीज हो जाएंगी और नई ड्यूटीज हमारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पे डाल दी जाएंगी। या फिर दूसरा केस बनता है कि हमारी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करी गई है, एप्लीकेशन फाइल करी गई है एज पर द बोर्ड डिक्लेरेशन। बोर्ड ने हमको बता, बोर्ड ने डिक्लेरेशन दिया कि 90 डेज के अंदर अंदर जो हमारा एप्लीकेशन है वो फाइल कर दी जाएगी
विद द एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, बट वो जो एप्लीकेशन पीपीआईआरपी की एप्लीकेशन है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास टाइम में फाइल हुई नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई, देन उस केस में आपकी जो ड्यूटीज हैं आरपी की, जो 2 ड्यूटीज हैं कि उसको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट करनी है प्लस बोर्ड को रिपोर्ट करना है, वो सीज हो जाएंगी। और दूसरा केस ये होता है कि आपके जो बोर्ड ने डिक्लेरेशन दिया था भैया टाइम लिमिट में आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी को, बट वो सबमिट नहीं करी विद इन अ टाइम लिमिट। अब देखो सेक्शन 54 सी क्या बात करता है, सी बात करता है हमारा एप्लीकेशन टू इनिशिएट द पीपीआईआरपी, पीपीआईआरपी को इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन की बात करता है। अब देखो ये प्रोसेस की बात बताता है, कॉर्पोरेट डेटा जैसे हमारा जीसीसीएल इंफ्रा है, उसने एप्लीकेशन दी हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी को कि भैया मेरा पीपीआईआरपी का प्रोसेस चालू कर दीजिए। एप्लीकेशन में क्या देगा, वो एप्लीकेशन में देगा कि एक तो जो उन्होंने स्पेशल रिजोल्यूशन एसआर पास किया होगा, प्लस में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का जो भी अप्रूवल लिया है, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें फाइल करेगा। प्लस में वो एप्लीकेशन के साथ एजुकेटिंग अथॉरिटी को देगा कि हमने जो आईपी प्रपोज किया है उसका नाम बताएगा और उसका रिटर्न कंसेंट भी एजुकेटिंग अथॉरिटी को सेंड करेगा। तीसरा क्या देगा, वो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन बताएगा। अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताया था कि प्रूफ वाली ट्रांजेक्शन, प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यूड, फ्रॉडलेंट और तुम्हारे एग्जॉस्टेंट जो भी ट्रांजेक्शन एंटर हुई होंगी उन ट्रांजेक्शनों के बारे में हमारे एजुकेटिंग अथॉरिटी को बताएगा कि भैया एजुकेटिंग अथॉरिटी हमने ड्यूरिंग द अपनी वर्किंग ये सारी ट्रांजेक्शन एंटर करी है और इनमें से ये ट्रांजेक्शन हमारी प्यूफ ट्रांजेक्शन है। प्यूफ बोले तो प्रेफरेंशियल अंडरवैल्यूड, है और एग्जॉस्टिनेट है, फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन हमारी फ्रॉडलेंट है। अब फिर ये अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन की लिस्ट फाइल कर देगा, प्लस में उनको डिक्लेरेशन दे देगा ये हमारी ट्रांजेक्शन वो है। प्लस और क्या बताएगा एप्लीकेशन के साथ, वो बताएगा कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में और अदर डॉक्यूमेंट अगर उसको कुछ बताना होगा तो एजुकेटिंग अथॉरिटी को बता देगा वो एप्लीकेशन फाइल करते समय। एजुकेटिंग अथॉरिटी 14 दिन का समय लेगी, या तो एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। जैसे ही उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया किस ग्राउंड पे कि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं थी, तो सेम सीआईआरबी प्रोसेस की तरह 7 दिन देंगे हम उसको कॉर्पोरेट डेटर को, भैया 7 दिनों के अंदर अपनी एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करके हमारे पास दोबारा ले आना। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव कर देगा 14 दिन के अंदर अंदर, देन उस डेट को हम करेंगे प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। प्री पैकेज बोल लो या प्री प्लान बोल लो, एक ही चीज है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, पीपीआईसीडी डेट, वो बन जाएगी। सेक्शन 54 डी, डी फॉर हमारी होती है डेडलाइन। डी फॉर डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब क्या है, पीपीआईआरपी प्रोसेस की डेडलाइन क्या है। देखो डेडलाइन पीपीआईआरपी की प्रोसेस की मैंने आपको शुरुआत में बताया कि 120 डेज में आपका पीपीआईआरपी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखो 90 डेज में क्या होगा, 90 डेज के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा रिजोल्यूशन प्लान, जो भी हमारा वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, अपना रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो प्रपोज करते हैं, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट प्रपोज होता है वो 7 दिन के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाता है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने के बाद 7 दिन के अंदर उनकी फर्स्ट मीटिंग होती है। ये आपका नेक्स्ट सेक्शन है, अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट हो जाती है, वो बहुत सारे जो रिजोल्यूशन प्लान होते हैं उनको इवेल्युएट वगैरह करती है, देन एक रिजोल्यूशन प्लान भेजती है हमारी 90 डेज के अंदर अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी को। 90 डेज में जैसे एजुकेटिंग अथॉरिटी को एक रिजोल्यूशन प्लान मिलता है, रिजोल्यूशन प्लान मिलने के बाद वो 30 दिन में अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं एनसीएलटी, उस प्लान को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। इफ नो रिजोल्यूशन प्लान, देन फाइल एप्लीकेशन करेंगे एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास और रिजेक्शन का ऑर्डर ले लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 90 दिनों के अंदर अंदर आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी को कोई भी रिजोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं किया, देन जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एप्लीकेशन फाइल करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भैया हमारे पास कोई भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं है, आप हमारी जो वो है कॉर्पोरेट डेटा है जीसीसीएल इंफ्रा का एक वो पास कर दीजिए, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दीजिए। 90 डेज के अंदर अंदर जो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव बाय द सीओसी वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को जाएगा। एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड 30 डेज आपको या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। अगर आपके पास कोई भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं है 90 दिनों के अंदर, तो आप एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लिख के देना कि भैया हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी आपको ऑर्डर पास कर देगी कि आपका जो लिक्विडेशन करवा दिया जाएगा। या फिर आप उस पर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हमको टर्मिनेशन चाहिए आपका पीपीआईएलपी प्रोसेस से। आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई भी सेक्शन अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपकी जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, आपका आईबीसी को 2016 कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं आपको एक फास्ट ट्रैक लेक्चर लूंगा, जिस फास्ट ट्रैक लेक्चर में आपकी अभी से शुरुआत से लेकर अब तक मैंने जितना भी कोर्स आपको पढ़ाया है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। प्लस वो लेक्चर आपको आपकी एक एग्जाम से पहले देख जाएंगे तो आप श्योर पास हो ही जाएंगे।
विद एग्जाम्पशन। सो देखते हैं अपना सेक्शन नंबर 54E। 54E किस बारे में बात करता है? देखो 54E बात करता है अपना मोरेटोरियम इन द पब्लिक अनाउंसमेंट की। देखो हमने पढ़ा था CILP के प्रोसेस में मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 और पब्लिक अनाउंसमेंट अंडर 15। देखो सेम जैसे ही आपका PPIRP प्रोसेस में जो भी एप्लीकेशन फाइल करी आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, देन उस डेट को हमने नाम दिया प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जैसे ही वो डेट आती है उस डेट से आपका मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 एज इट इज अप्लाई हो जाता है। और कब तक चलता है? चलता ही आपका जब तक है जब तक आपका PPIRP प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। और उसी दिन हमारा पब्लिक अनाउंसमेंट करता है अंडर सेक्शन 15 में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब जैसे ही हमारा PPICD की डेट होती है, प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, उसी दिन जो हमारा प्रपोज्ड आरपी होता है वही हमारा आरपी बन जाता है। जैसे प्रपोज्ड आईपी, जो भी आईपी प्रपोज किया गया होगा वो हमारा आरपी बन जाता है। अगर जो हमारा प्रपोज आईपी है वो आरपी नहीं बन पाता क्योंकि उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रखी है, देन हम जाएंगे बोर्ड के पास। बोर्ड कौन सा है? अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विद इन पीरियड ऑफ 10 डेज वही प्रोसेस चलेगा। वो आपको एक नेम सजेस्ट कर देगा, देन एजुकेटिंग अथॉरिटी उस बंदे को हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देगी। ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 54F की तरफ। 54F क्या बात करता है? F फॉर फर्दर ड्यूटीज। अभी हमने पढ़ा था 54B में बिफोर कमेंसमेंट ड्यूटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब हम बात कर रहे हैं जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जब उसकी वो ड्यूटीज हमने पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमारा बिफोर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले की ड्यूटी थी। अब जैसे ही एजुकेटिंग अथॉरिटी ने हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली उसके बाद भी तो हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटीज होंगी। अब वो ड्यूटीज आती हैं सर 54F में। ड्यूटीज क्या है हमारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की? वो सारे क्लेम्स को कोलेट करेगा। जो क्लेम से रिलेटेड कई सारी ड्यूटीज है, क्लेम्स को कोलेट करेगा, उनको वेरीफाई करेगा। मतलब जो भी क्लेम्स हमारे कॉर्पोरेट डेटा GCCL इंफ्रा ने कोलेट करे उनको वेरीफाई करके देगा। प्लस में जो लिस्ट है कॉर्पोरेट क्लेम्स की उसको रेगुलरली अपडेट करता रहेगा हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है। और क्या करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल? वो करेगा हमारा जो क्रेडिटर्स को इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि भैया अपने क्लेम्स हमको दो, और कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो करेगा क्लेम से रिलेटेड। और उसकी क्या ड्यूटी आती है हमारी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की? वो आती है कि कॉर्पोरेट डेटर्स के जो भी अफेयर्स हैं, अब जो मैनेज कर रहा, अब याद रखना इधर जो कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर जो मैनेज कर रहा है वो खुद कॉर्पोरेट डेटर के जो प्रमोटर डायरेक्टर हैं वही मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि हमने बात करी थी डेटर इन कंट्रोल मॉडल है, तो फिर डेटर इन कंट्रोल मॉडल में जो GCCL इंफ्रा के CEO वगैरह होंगे वही कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। बट उस पे मॉनिटर कौन करेगा? मॉनिटर करेगा हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। याद कर रखना कंपनी को मैनेज कर रहा है हमारा कॉर्पोरेट डेटर के CEO वगैरह, प्रमोटर डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं। बट जो मॉनिटर कर रहा है वो हमारा कौन बंदा है? वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उनको बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा। और उसके ऊपर क्या ड्यूटी है हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के ऊपर? ड्यूटी है कि वो जैसे ही PPICD डेट के 7 दिनों के अंदर अंदर कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा। PPICD डेट के 7 दिनों के अंदर कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। प्लस में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को बताएगा अगर कोई भी हमारा जो कॉर्पोरेट डेटा GCCL इंफ्रा ने कोई भी अपनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का ब्रीच किया है, देन उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर को, भैया GCCL इंफ्रा कोई भी हमारे मिस स्टेटमेंट में या फ्रॉड वगैरह में इंगेज है। और उसकी और क्या ड्यूटी आती है? जो भी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम है अंडर सेक्शन 54G, उससे वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे ही आपका इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है विद इन ए पीरियड ऑफ 2 डेज जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा है जैसे GCCL इंफ्रा 2 चीजें देता है 2 दिनों के अंदर। किसको देगा? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीजें देता है। क्या चीजें देता है? एक तो हमारा देता है प्री प्लान इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देगा, प्लस में लिस्ट ऑफ क्लेम। 2 चीजें देता है वो। देखो ये सेपरेट सेक्शन है लेकिन मैं आपको लिंक करके बता रहा हूँ। 2 चीजें देता है, उनमें से एक चीज होती है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कंपनी की कॉर्पोरेट डेटा के बारे में एक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। उस रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन से लेके हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बना के देगा। ये उसकी ड्यूटीज है। पावर की बात करते हैं तो पावर क्या है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की? भैया देखो मैनेज कर रहा है कंपनी के CEO डायरेक्टर, वो सब उसको मैनेज करे, बट मॉनिटर करने की जिम्मेदारी तुमको दी है, तो भैया तुमको एक्सेस भी मिलना चाहिए। एक्सेस होगा उसको, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको एक्सेस होगा सारे बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन का। प्लस में जो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में कोई भी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड है तो उसका भी एक्सेस हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को होगा। प्लस उसके पास एक्सेस होगा टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए भी उसके पास पावर है। बोर्ड इधर कौन सा है हमारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भी मीटिंग होगी उसको अटेंड करने की भी तुम्हारे पास राइट अधिकार है।
और उसके पास क्या अधिकार है, कोई भी गवर्नमेंट के पास हमारी कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इंफ्रा का कोई भी रिकॉर्ड है या फिर अकाउंटेंट या ऑडिटर्स के पास जो भी रिकॉर्ड है उसके पास उसका एक्सेस भी हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके पास एक पावर है कि उनका भी एक्सेस वो ले सकता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमसे कि उसके पास राइट है, उसके पास पावर है कि वो सारी इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू असेट्स लायबिलिटी एंड ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इंफ्रा की सारी असेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जिससे कि वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन प्लस में एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रूफ ट्रांजैक्शन के बारे में जान सके। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो वही सारे काम करता है, तो वो वही सारे काम करता है जो सीआईआरपी प्रोसेस में करता है, बट इसमें एडवांस वे में करता है। एडवांस वे में मतलब क्या है कि अब वो केवल चेकिंग वाला काम करता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए या प्रूफ ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, इनके लिए उसके पास फुल एक्सेस है कि जो हमारा कॉर्पोरेट डेटा है उसके एसेट लायबिलिटीज के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। प्लस में अब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह जानने के लिए वो कब तक कर सकता है, लास्ट 2 ईयर की ऑपरेशन है जो उसके लास्ट 2 ईयर की असेट लायबिलिटीज के रेस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन पेमेंट फॉर द लास्ट ईयर मतलब पिछले 2 सालों से में जो भी इसमें फाइनेंशियल या ऑपरेशन पेमेंट करें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। कोई भी अदर ऑपरेशन है ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। ये सारी आती हैं हमारी पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द माने पीपीआईआरपी के प्रोसेस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अंडर द सेक्शन 54F। आपको पहले ही बता दिया सेक्शन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पीपीआईआरपी का प्रोसेस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए एसपीएम के लिए, इसलिए मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर इसका दिया है जिससे आप कभी भी रिवीजन करने बैठे तो इसको आप 2x में वीडियो को सुने और फास्टली अपना रिवीजन इससे तैयार कर सके। देखिए आप 54G की बात करते हैं। जी सेक्शन क्या कहता है हमारा, 54G कहता है लिस्ट ऑफ क्लेम्स एंड द प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। वही मैंने आपको बताया जैसे कि हमारा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, जैसे कॉर्पोरेट डेटर जैसे हमारा पीपीआईसीडी होती है, प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है, उस दिन से विद इन 2 days ऑफ द प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हमारा कॉर्पोरेट डेटा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को 2 चीजें देता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीजें देगा। मतलब जैसे ही हमारी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होगी उसके 2 दिनों के अंदर हमारा कॉर्पोरेट डेटा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीजें देगा। सबसे पहले लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा, प्लस में हमारा देगा प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। मैंने बताया प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऐसी कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं जो कि आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर कोई भी ऐसी इफ एनी पर्सन सब्सटेन द लॉसेस ड्यू टू द मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, कहने का मतलब क्या है कि लिस्ट ऑफ क्लेम जो आपका कॉर्पोरेट डेटा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे रहा है, अब कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इनका अगर किसी भी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशन क्रेडिटर का नाम इस लिस्ट में से हटा देता है तो फिर उस व्यक्ति को जो ऑपरेशन क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर को कोई भी लॉस होता है देन उस लॉस को जो बियर करेगा, उस लॉस को कंपेंसेट करेगा वो प्रमोटर एंड डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे उस कंपनी के कि उस बंदे को वो कंपेंसेट करें। मतलब बेसिकली अगर कोई भी फ्रॉड वगैरह करते हैं वो लिस्ट ऑफ क्लेम्स देने में देन जो प्रमोटर और डायरेक्टर है वो ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इंफ्रा के वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन ये होगा अगर वो प्रमोटर और डायरेक्टर उनकी जानकारी में ही नहीं था कि ऐसा कोई भी क्रेडिटर कंपनी का एग्जिस्ट करता है देन वो उस केस में वो बच जाएंगे। उस केस में उनके ऊपर वो लाइबिलिटी नहीं आती कि भाई तुमको उसका कंपनसेशन देना है। सेक्शन नंबर 54H। एच क्या बात करता है, एच बात करता है मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा की बात करता है 54H। 54H में हमने बात करी है देखो कि जो अब पीपीआईआरपी का प्रोसेस मैंने बताया डेटा एंड कंट्रोल मॉडल है, तो फिर जो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो भी हमारा जो जो मैनेजमेंट होगा वो केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर जो ओरिजिनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर है उन्हीं के हाथ में होगा। जैसे जीसीसीएल इंफ्रा को जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे और जैसे कोई भी एलएलपी होगी उसके पार्टनर होंगे उन्हीं के हाथों में हम मैनेजमेंट रहने देंगे, उनसे मैनेजमेंट बेसिकली छीनेंगे नहीं क्योंकि डेटा एंड कंट्रोल मॉडल है। अब उनके ऊपर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो हमारे बोर्ड और पार्टनर है उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तुमको मैनेजमेंट दिया है तो तुमको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है असेट्स को, अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट करना है, प्लस में जो अपने ऑपरेशन है ऐसे कंटिन्यू करने हैं जैसे कि आप गोइंग कंसर्न में। ये चीज़ हम सीआईआरपी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हमने पढ़ा था कि आपका जो
रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, आईआरपी था, वो उसकी जिम्मेदारी थी कि ये गोइंग कंसर्न में कंटिन्यू करे और असेट्स की कस्टडी रखे। बट क्योंकि हम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीजें हमने उन्हीं को दे रखी हैं, ओनर्स को ही दे रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर्स को ही दे रखी है, देन उनकी जिम्मेदारी है कि वो असेट्स की कस्टडी, सेफ कस्टडी रखें, प्लस में जो कंपनी के ऑपरेशन है वो गोइंग कंसर्न में रखें। वो सारी चीजें करें जिससे कंपनी का जो ऑपरेशन है वो गोइंग कंसर्न में रहे। सेक्शन 54I, 54I क्या बात करता है? देखो 54I बात करता है, सबसे पहले टाइमलाइन समझिए। जैसे ही अपना कॉर्पोरेट डेटर ने एप्लीकेशन दी हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी को 14 दिनों के अंदर कि हमको अपना पीपीआईएलपी का प्रोसेस स्टार्ट कराना है, 14 दिन में हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो उसको अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। जैसे ही उसने अप्रूव कर दिया हमारा, देन 2 दिनों के अंदर अंदर मैंने बताया आपको लिस्ट ऑफ क्लेम्स देना है, प्लस में प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देना है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, कॉर्पोरेट डेटर को देना है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 दिनों के अंदर अंदर, और पीपीआईसीडी डेट से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर जैसे ही आप कंस्टिट्यूट करेंगे, किसके बेसिस पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट होगी? कमिटी ऑफ क्रेडिटर कंस्टिट्यूट बेस्ड ऑन द क्लेम्स की बेसिस पे हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर 7 दिनों के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से कंस्टिट्यूट हो जाएगी। अब क्लेम्स की बेसिस पे होगी। अब क्लेम्स तो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स एक ही बार में अपने क्लेम सबमिट नहीं करते। जैसे जैसे क्लेम्स अपडेट होंगे वैसे वैसे हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी अपडेट होती रहेगी। 7 दिनों के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी। जैसे ही 7 दिनों में कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी, जिस दिन कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनी उसके 7 दिनों के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होनी जरूरी है। यही लिखा हुआ है हमारे सेक्शन 54I में, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में बताता है। और ये हमको बताता है कि जैसे सेक्शन 21 में हमारा सीआईआरपी प्रोसेस में जो सेक्शन 21 था, उसमें जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फॉर्मुलेशन की बात लिखी हुई थी, वैसे ही सेम इसमें एज इट इज अप्लाई होती है। बेसिकली कहने का जैसे कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, देन 18 ऑपरेशन क्रेडिटर्स होंगे, एक वर्कमैन का आदमी होगा, एक एम्प्लॉय का आदमी होगा, सेम वही चीजें लिखी हुई हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में वो बंदा नहीं बैठेगा, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बैठेगा जो रिलेटेड पार्टी है। वही सारी चीजें एज इट इज इसको अप्लाई हो जाएंगी 54I को। अब टाइमलाइन समझ गए आप? सबसे पहले जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है उसने एप्लीकेशन दी, 14 दिनों के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है ऑन द बेसिस क्योंकि एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं दी, 7 दिन का टाइम देगा, आप अपनी एप्लीकेशन को रेक्टिफाई कर लो। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद 2 दिनों के अंदर अंदर आपको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीज देनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले आप दोगे लिस्ट ऑफ क्लेम्स, दूसरा दोगे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, और इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 7 दिनों के अंदर अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बनने से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आपको उसकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग बुलानी है। सो यहाँ तक हो चुके हैं अपने सेक्शन नंबर 54I तक कंप्लीट करते हैं हम। अब चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 54J की तरफ। देखिए सेक्शन नंबर 54J क्या कहता है? जे कह रहा है हमसे वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर विद आरपी। अब देखो क्या हुआ, हमने कहा मैनेजमेंट हम अपने कॉर्पोरेट डेटर पे ही छोड़ रहे हैं, बट कई बार क्या होता है कि कॉर्पोरेट डेटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो मक्कारी कर सकते हैं। मक्कारी कैसे कर सकते हैं? देखिए समझिए कि इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 7 दिनों के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर की 7 दिनों के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुई। ऐसे ही ये जो हमारा पीपीआईआरपी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता जा रहा है। हमारा जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसमें उसके जो लोग हैं वो मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट से, वोटिंग राइट वाले जो शेयर होल्डर, वोटिंग राइट वाले जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं वो जाते हैं अपने किसके पास? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी चेक करेगा, वो चेक करेगा अगर अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा वो हो रहे हैं इन फ्रॉडलेंट मैनर में या फिर मिसमैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा हो रहा है, देन वो ऑर्डर पास कर देगा। जो मैनेजमेंट है ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा वो वेस्ट कर जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखो कब आपका जो मैनेजमेंट है कॉर्पोरेट डेटर का वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा। 2 केसेस हैं, या तो आपके अफेयर्स हैं जो कॉर्पोरेट डेटर के वो फ्रॉडलेंट मैनर में मैनेज हो रहे हैं, या फिर दूसरा केस होता है आपका जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मिसमैनेजमेंट हो रहा है इन द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। देन इन 2 केस में हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगा? 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स के साथ जाएगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के बाद। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर ये वेरीफाई करती है कि ये उसके जो अफेयर्स है वो फ्रॉडलेंट मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं या फिर कोई भी कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कॉर्पोरेट डेटा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, देन वो ऑर्डर पास कर देगी कि भैया जो मैनेजमेंट हमने कॉर्पोरेट डेटा पे छोड़ा था वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाएगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को हम मालिक बना देंगे।
फिर अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 54K की। देखो 54K एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन को मैं कहूँगा आप एक दोबारा बार-बार समझिए और जब तक देखते रहना है इसको रिपीट करके जब तक आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये एक ऐसा इकलौता सेक्शन है जो कि पूरे पीपीआईआरपी प्रोसेस की एक तरीके से सोल है, एक तरीके से जान है उसकी। देखना आप। देखो हो क्या रहा है, कॉर्पोरेट डेटर है, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 डेज हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 चीज़ देगा। एक तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो मैंने आपको बताया था वो देगा, प्लस एक आपका क्या देता है, वो लिस्ट ऑफ क्लेम्स देता है। इसी के साथ साथ एक तीसरी डॉक्यूमेंट क्या देगा, वो बीआरपी देगा, बेस रिजोल्यूशन प्लान। कॉर्पोरेट डेटा इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से 2 दिनों के अंदर अंदर हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एक डॉक्यूमेंट देगा जिसको वो हम बोलेंगे बेस रिजोल्यूशन प्लान। जैसे ही कॉर्पोरेट डेटा ने बेस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास लेके जाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसको कॉर्पोरेट डेटर को एक अपॉर्चुनिटी देगी टू रिवाइज करने की बेस रिजोल्यूशन प्लान। अब ये बेस रिजोल्यूशन प्लान पता है कौन सा प्लान है? ये वही प्लान है जिस प्लान से जो हमारा जीसीसीएल इंफ्रा है उसने अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर को बहलाया था कि आप सीआईआरपी प्रोसेस में मत जाइए, आप पीपीआईआरपी के प्रोसेस में जाइए। ये वही बेस रिजोल्यूशन प्लान है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर एक मौका देगी आपके कॉर्पोरेट डेटा यानी जीसीसीएल इंफ्रा को, एक मौका देगी, भैया तुम इस बेस रिजोल्यूशन प्लान में कुछ चेंजेस करना चाहते हो क्या? अब जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है अगर वो चेंजेस करना चाहता है तो वो कर लेगा, नहीं तो जो हमारा बीआरपी है वही फाइनल बीआरपी बन जाएगा। कॉर्पोरेट डेटर यानी कि हमारा लून लैंड लिमिटेड या फिर जीसीसीएल इंफ्रा का एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं। देखो हुआ क्या, अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर देखेगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर 2 चीजें चेक करेगी, या तो फुल पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ। मतलब फुल पेमेंट का मतलब क्या है, जो बेस रिजोल्यूशन प्लान है उसमें देखेगी जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं उनको फुल पेमेंट देने की बात हुई है या नहीं हुई है। अगर फुल पेमेंट देने की बात ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को नहीं हो, कहने का मतलब ये है कि उनके राइट्स इम्पेयर कर दिए। जैसे कि जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है वो 100 करोड़ के थे, जो ऑपरेशन क्रेडिटर्स है फॉर एग्जाम्पल हमारे फॉर एग्जाम्पल 5 lakhs के थे, बट उनको जो पेमेंट देने की बात हुई है वो 3 lakhs की हुई है। देन इस केस में जो उनका राइट था वो हमने इम्पेयर कर दिया, मतलब वो राइट अधिकार रखते थे हमसे 5 लाख रुपए लेने के, लेकिन हम 3 लाख रुपए ही दे रहे हैं। देन इस केस में उनका राइट इम्पेयर हो गया। अगर दूसरा ही केस होता, अगर 5 लाख के ऑपरेशन क्रेडिटर है और हम उनको 5 लाख का ही उनको पेमेंट करने की बात कर रहे हैं अपने बेस रिजोल्यूशन प्लान में, वो होता है हमारा फुल पेमेंट वाला केस। अगर फुल पेमेंट वाला केस है तो हमारा जो वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है उसको अप्रूव कर देगा बेस रिजोल्यूशन प्लान को, या तो वो अप्रूव कर देगा या डिनाई कर देगा। उसके पास ऑप्शन है, या तो वो अप्रूव कर दे या डिनाई कर दे ऑन द ग्राउंड की वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। अब वो डिनाई कर देगा तो इन जैसे ही हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर उस प्लान को डिनाई कर देगा, वो रिजोल्यूशन प्लान मंगाएगा आपके ओपन मार्केट से या कॉर्पोरेट डेटर से, दोबारा कहेगा कि आप दूसरा रिजोल्यूशन प्लान हमको दीजिए। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है जैसे कि आपका ऑपरेशन क्रेडिटर का राइट इम्पेयर कर दिया, मतलब उनको फुल पेमेंट देने की बात नहीं करी। देन इसमें इस कंडीशन में कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास लायबिलिटी हो जाती है कि वो उस प्लान को एक्सेप्ट तो कर ही नहीं सकते, उसको डिनाई करेंगे। उस बेस रिजोल्यूशन प्लान को वो डिनाई करेंगे। देन इनवाइट करेंगे वो न्यू रिजोल्यूशन प्लान, वो न्यू रिजोल्यूशन प्लान इनवाइट करेंगे। अब आपको मैंने एक चीज बताई इसमें, एक चीज बताना भूल गया कि जैसे ही फुल पेमेंट करेंगे आप या तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, डिनाई कर देगी। डिनाई करेगी, देन वो डिनाई करती है, उसका सबसेक्शन याद रखना, सबसेक्शन 4 में वो डिनाई करती है। सबसेक्शन 4 में जब डिनाई करती है, वो डिनाई करती है क्योंकि उसको वो रीजनेबल नहीं लग रहा है, इस ग्राउंड पे वो डिनाई कर देती है। और जब आपका इम्पेयर हो रहा है पेमेंट, देन वो तो डिनाई करेगी करेगी। देखिए वेयर जो हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव नहीं किया बीआरपी को, 2 ग्राउंड हो सकते हैं, या तो वो जो बेस रिजोल्यूशन प्लान है वो राइट्स को इम्पेयर कर रहा है तो ऑपरेशन क्रेडिटर्स के को, या फिर सबसेक्शन 4 में जो हमारा सबसेक्शन 4 ये वाला है, ये वाला केस था जो डिनाई कर रही थी जो हमारा कमिटी ऑफ क्रेडिटर थी। इन दोनों केस में अगर हमारा बीआरपी डिनाई हो जाता है, देन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या करेगा, वो इन्वाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, आओ भैया सबमिट करो रिजोल्यूशन प्लान, अपने अपने रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करो टू कंप्लीट द बीआरपी बेस्ड रिजोल्यूशन प्लान। से कंप्लीट करने के लिए आप अपने रिजोल्यूशन प्लान, मतलब कहने का कुछ नहीं है, इसको ध्यान में मत लीजिए, प्रैक्टिकली सोचिए। जैसे ही आपने बेस्ड रिजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट किया, देन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जाएगा ओपन मार्केट में, वो कहेगा भैया देखो हम अपने रिजोल्यूशन प्लान इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए आप प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनको वो जो उसने प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया उस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को भेजेगा, जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है उनको भेजेगा। और जो उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पीआरएज में से कुछ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स ऐसे होंगे जो रिजोल्यूशन प्लान देंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे। अब जो कुछ लोग हैं जो पीआरए से आरए कैसे बनेंगे, अगर वो कुछ सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, मतलब जैसे जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने
जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कहा होगा, जो पीआरएस उन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो वो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाएंगे। जैसे ही वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाएंगे, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के बाद वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उनको क्या प्रोवाइड कराएगा, रिजोल्यूशन देखो दो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इसमें पीआरए और आरए में। मतलब प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वो होते हैं जिनको हम समझते हैं कि ये हमको रिजोल्यूशन प्लान दे सकते हैं, बट जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स वो लोग होते हैं जो हमको जिन्होंने हमको एक्चुअली में रिजोल्यूशन प्लान दिया है। अब देखो जो रिजोल्यूशन प्लान हमको मिला है, रिजोल्यूशन प्लान मिला है, देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो एक चीज और बताएगा अपने रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, वो बताएगा कि किस ग्राउंड पे हम बेसिस फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, हम किस ग्राउंड पे आपका रिजोल्यूशन प्लान इवैल्यूएट करेंगे। प्लस में उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंने आपको बताया वो दो चीजें देगा। वो क्या रहा है कि जैसे ही उन्होंने डिनाई कर दिया कि बीआरपी को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल गया पीआरएस के पास, पीआरएस में से कुछ आरएस बने, मतलब रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बने। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को उसने दो चीजें बताई, एक तो किस ग्राउंड पे हम आपको आपका रिजोल्यूशन प्लान इवेल्युएट करेंगे, दूसरा उसने बताया कि दूसरा उसने दिया उनको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब देखिए जैसे ही हमारा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने सबमिट किया रिजोल्यूशन प्लान टू रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जैसे ही आरपी को प्लान मिला, वो आरपी क्या करेगा, सेम 30 सबसेक्शन 2 कोमिलो टेस्ट परफॉर्म करेगा। कोमिलो टेस्ट में हमने पढ़ा था कि कोमिलो टेस्ट में वो जो सबसेक्शन 30, वो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 जो था उसको परफॉर्म करेगा। उन सारी चीजों को देखेगा कि जो प्लान है वो ऑपरेशन कैरेक्टर्स के अगेंस्ट तो नहीं है, मैनेजमेंट उससे वॉयलेट तो नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, उसका आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है नहीं हो सकता, इन कंप्लायंस विद द लॉ है या नहीं है, कुछ अदर चीजें हैं वो भी परफॉर्म करके देखेगा। बेसिकली ये सारी चीजें वो देखेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सी फॉर सीआईआरपी की कॉस्ट या फिर उसकी कॉस्ट के लिए प्रॉपर प्रोविजन है या नहीं है रिजोल्यूशन प्लान में, ये सारी चीजें बेसिकली वो टेस्ट करेगा। कोमिलो टेस्ट अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है, देन उस रिजोल्यूशन प्लान को ले जाए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के वैल्यूएशन के लिए। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को वो फॉरवर्ड कर देगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर उस प्लान को 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स अगर सेटिस्फाई कर देती है उस प्लान से, देन वो प्लान भेज देंगी अपनी एजुकेटिंग ऑथोरिटी के बाद। एजुकेटिंग ऑथोरिटी फिर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अब देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स किस बेसिस पे उस प्लान को सेटिस्फाई करेगी, वो उस प्लान को सेटिस्फाई करेगी दो बेसिस पे, अगर वो फीजेबल है या वेएबल है, वायबल है, मतलब फीजिबिलिटी और वायबिलिटी दोनों चीज चेक करेगी, देन उसको पास करेगी। अब देखो अब एक कंडीशन क्या बनती है, अगर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है वो एक चीज चेक करेगी, जो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं जिनमें से कुछ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बने, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करे, उसमें से वो देखेगी सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान कौन सा है। अगर जो उसको सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान मिल गया, देन बीआरपी मतलब बेस रिजोल्यूशन प्लान से कुछ अच्छा प्लान मिल गया, देन उस प्लान को वो कंसीडर कर लेगी, सीओसी उस प्लान को अप्रूव कर देगी। अगर उस प्लान से कोई अच्छा प्लान नहीं आया, मतलब बेस रिजोल्यूशन प्लान से भी बहुत गंदे गंदे प्लान आए, देन मतलब बेकार अच्छे उससे अच्छे प्लान नहीं आए, देन वो उनको कंप्लीट करेगी, प्लान को कंप्लीट करेगी। उसमें से कोई अच्छा प्लान अगर उसको मिल जाता है, देन ओनली वो एजुकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगी। अगर जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर है उसको कोई जो प्लान है रिजोल्यूशन प्लान मिल ही नहीं पाता, देन वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर देगी कि भैया हमारे पास कोई भी रिजोल्यूशन प्लान नहीं है, 90 डेज में हम आपको कोई प्लान नहीं दे सकते, आप ऑर्डर पास कर दिए टर्मिनेशन का ऑफ पीपीआईआरपी प्रोसेस का। देखो इसी को मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से समझिए क्योंकि जो लॉ की लैंग्वेज है इसमें बहुत ही टिपिकल है। देखो एग्जाम्पल क्या है, हमारा जैसे बीईआरपी बेस रिजोल्यूशन प्लान, क्या है बेस रिजोल्यूशन प्लान था कि कंपनी जैसे हमारी 500 करोड़ की डेफिशिएंसी में चल रही है। मैं आपको एक फिक्शनल एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि जो ये इसकी लिमिट ही 10 लाख की डेफिशिएंसी की है, बट मैं एक फिक्शनल एग्जांपल से आपको 500 करोड़ की से समझा रहा हूँ। जैसे ही हमारा बेस रिजोल्यूशन प्लान है, बेस रिजोल्यूशन प्लान है 500 की डेफिशिएंसी को कैसे पूरा किया है, 100 करोड़ रुपए जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है वो इन्वेस्ट करेगा, जीसीसीएल इनका 100 करोड़ इन्वेस्ट करेगी और अगले 4 साल में उसको 400 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ये उसका बेस रिजोल्यूशन प्लान है। बट जो बेस रिजोल्यूशन प्लान है वो उसने जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है उसने रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर रिजेक्ट किया, उसने रिजेक्ट किया क्योंकि वो जो रिजोल्यूशन प्लान था वो या तो राइट्स को इम्पेयर कर रहा था ऑपरेशन क्रेडिटर्स के, या फिर अपना सबसेक्शन 4 में जो एलिजिबल सबसेक्शन 4 में वो उससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। बेसिकली ये वाला पॉइंट सबसेक्शन 4 में, और ये था आपका जो राइट्स को इम्पेयर कर रहा था। अगर ये दो कंडीशन है उसमें
अगर वो जो बीआरपी है उसको रिजेक्ट कर देती है सीओसी, देन वो जाएगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वाले। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स में से कुछ रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स बनेंगे। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना रिजोल्यूशन प्लान देंगे। जो रिजोल्यूशन प्लान है वो दो तरीके के प्लान आएंगे। एक आएगा आपका सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान, जो मैंने आपको ऊपर बताया। सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान मतलब कि सिग्निफिकेंटली बेटर कैसा है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है वो 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो 400 करोड़ इन्वेस्ट करेगा और 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करके देगा। और एक प्लान आया हमारा 250 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब भैया देखो कंपनी डेफिशिएंसी में चल रही है। अब आप तो ये चाहेंगे कि कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसा अभी आए, मतलब प्रॉफिट पे तो हम विश्वास करते ही नहीं है, रखती बार कंपनी रिवाइव हो या ना हो, हम तो इन्वेस्टमेंट पे करेंगे। आप अगर 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन ज्यादा से ज्यादा क्रेडिटर्स का पेमेंट हो पाएगा। इसलिए ये प्लान है हमारा, सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान है। आप प्रॉफिट पे वैल्यूएट मत कीजिए, आप कहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट करने को वो तैयार है। 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 500 करोड़ की डेफिशिएंसी है, देन यहाँ पर 90% हमारी जो क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट हो सकता है। इस चीज को देखेंगे हम, इसलिए हमारा सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान है देन द बीआरपी। इसलिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स इस प्लान को अप्रूव कर देगी। अब अज्यूम कीजिए अगर सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान आया ही नहीं, देन सीओसी गेम खेलेगी। सीओसी क्या गेम खेलेगी? सीओसी गेम खेलेगी कि जो हमारा बेस रिजोल्यूशन प्लान है जो आपकी कॉर्पोरेट डेटर ने दिया है और जो रिजोल्यूशन प्लान आपके रिजोल्यूशन एप्लीकेंट में दिया है, इन दोनों के बीच में लड़ाई करा देगी। लड़ाई कैसे कराएगी? कंपटीशन कराएगी। जैसे हमारा कॉर्पोरेट डेटर ने जो कॉर्पोरेट डेटर है हमारा जीसीसीएल इंफ्रा, उसका जो प्लान है और ये 250 करोड़ वाला प्लान है, ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स का है। इन दोनों प्लान को कंपेयर कराइए, इन दोनों प्लान के बीच में कंपटीशन कराइए। मतलब जो ये 250 करोड़ इन्वेस्ट प्लस 250 करोड़ का जो प्रॉफिट है, इस प्लान को लेके जाएगी कॉर्पोरेट डेटा जीसीसीएल इंफ्रा के पास। भैया अब तुम बताओ इस प्लान से बेटर तुम हमको कुछ दे सकते हो? मतलब कॉर्पोरेट डेटर से कहेगी जीसीसीएल इंफ्रा से, अगर तुमको कंपनी अपने पास ही रखनी है तो तुम इससे कुछ बेटर प्लान हमको दे सकते हो। अगर जीसीसीएल इंफ्रा इससे कुछ बेटर प्लान उनको सजेस्ट करते कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, देन वो उसके प्लान को लेके फिर दोबारा जाएगी किसके पास? वो जाएगी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के पास। ये रिजोल्यूशन एप्लीकेंट अब तुम इससे कोई बेटर प्लान दे सकते हो। मतलब कुल मिला के ये गेम खेलेगी कि तूने जो प्लान दिया फिर उस प्लान को उसको लेके रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स के पास लेके जाएगी, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने जो प्लान दिया उसको कॉर्पोरेट डेटर के पास लेके जाएगी। इस हिसाब से जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो मोस्ट बेटर एंड सुटेबल प्लान होगा वो निकल के आ जाएगा। इस मैकेनिज्म को हमने नाम दिया स्विस चैलेंज मेथड। स्विस चैलेंज मेथड क्योंकि हम एक दूसरे के प्लान को चैलेंज करा रहे हैं। चैलेंज कराने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारा बेस्ट प्लान है वो हमारे पास निकल के आ जाए। जैसे ही हमारा बेस्ट प्लान निकल के आएगा, जैसे ही हमारे पास बेस्ट प्लान निकल के आ जाए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स उस प्लान को 66% ऑफ द वोटिंग राइट्स अप्रूव कर देगी, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाएगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास 30 दिन का समय, या तो उस प्लान को एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। ये आता है हमारा सेक्शन नंबर 54 जे कंप्लीट हो जाता है। ये जो हमारा सेक्शन नंबर है 54 जे कंप्लीट हो गया, 54 के कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 54 एल की। देखो 54 एल क्या कहता है? अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटी। मतलब एजुकेटिंग अथॉरिटी, अब तक हमने देखा रिजोल्यूशन प्लान आए एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास, अब वो अप्रूव कैसे होंगे? 7 दिनों के अंदर हमने पढ़ा कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी, अगले 7 दिनों में फर्स्ट मीटिंग होगी, फिर जैसे ही 90 दिनों के अंदर अंदर कोई भी रिजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करेगी, उसको एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजेगी। एजुकेटिंग अथॉरिटी उस रिजोल्यूशन प्लान में देखेगी, क्या चेक करेगी? एक तो कम्युनो टेस्ट परफॉर्म करेगा अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 के अंदर, प्लस में वो देखेगी क्या वो प्लान इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन उसका पॉसिबल है। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है देन उस प्लान को वो अप्रूव कर देगी विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर वो प्लान को अप्रूव कर देगी, एल्स उस प्लान को रिजेक्ट कर देगी, ऑर्डर पास कर देगी अंडर सेक्शन 54N। 54N में जो ऑर्डर है उसको पास कर देगी। 54N में जो ऑर्डर क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। एन का ऑर्डर बेसिकली टर्मिनेशन का ऑर्डर है। अगर कोई भी अब देखो कोई भी प्लान एक्सेप्ट नहीं हुआ है वो टर्मिनेशन ऑर्डर पास कर देगी। अब क्या हुआ देखो, प्रोसेस हमारा 120 डेज में कंप्लीट हो जाता है, 90 डेज में रिजोल्यूशन प्लान आ जाता है, 30 डेज में एजुकेटिंग अथॉरिटी को छोड़ते हैं कि तुम भैया एक्सेप्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो। वेयर द एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर करती है कि मैनेजमेंट गोज इन द हैंड ऑफ आरपी अंडर सेक्शन 54J। 54J में एक ऑर्डर पास करते हैं कि जो मैनेजमेंट है, कि अगर तुम्हारा वो कंपनी में कोई फ्रॉड हो रहा है या फिर मिस स्टेटमेंट हो रहा है, बेसिकली ये वाला केस, जैसे कंपनी में कोई भी फ्रॉडलेंट केस हो रहा है या फिर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जिसमें हम जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है जो उस आरपी के पास दे देते हैं, आरपी को देते हैं कंपनी का मैनेजमेंट। उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर जो मैनेजमेंट आरपी के पास चला गया है और रिजोल्यूशन प्लान, जो नया रिजोल्यूशन प्लान कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया है, उसमें ये अवश्य लिखा होना चाहिए जो भी नया मैनेजमेंट आएगा उसमें
जो नया मैनेजमेंट होगा वो पुराना मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि पुराना मैनेजमेंट हमारा फ्रॉड कर रहा था, इसलिए जो पुराने सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नए रिजोल्यूशन प्लान में कंटिन्यू नहीं होने चाहिए। अगर जो नए रिजोल्यूशन, अब हुआ क्या, जैसे कि रिजोल्यूशन प्लान अंडर 54J में जो एजुकेटिंग अथॉरिटी थी उसने पुराने सीईओ को उसमें से कंपनी में से हटा दिया क्योंकि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व था। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही रिजोल्यूशन बेस्ड रिजोल्यूशन प्लान बनाया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसने अप्रूव कर दिया, उसमें उन्होंने लिख दिया जो पुराना सीईओ है वही कंटिन्यू करेगा। ये तो दोबारा सरासर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। पहले तुम उसको हटा रहे हो, एजुकेटिंग अथॉरिटी मना कर रही है उसको नहीं करोगे कंपनी में कॉर्पोरेट डेटर में, फिर तुमने इन्वॉल्व कर लिया, वो चीज हो गई। तुमने जो पुराना मैनेजमेंट हटा दिया, अगर रिजोल्यूशन प्लान में उसको तुम दोबारा लेकर आना चाह रहे हो, देन वो कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस केस में अगर तुम ऐसी कंट्राडिक्शन वाला रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करते हो, देन जो एजुकेटिंग अथॉरिटी उस प्लान को रिजेक्ट कर देगी, या फिर और प्लस में टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर देगी, टर्मिनेट कर देगी पीपीआईआरपी के प्रोसेस को, और लिक्विडेट कर देगी कंपनी को अंडर सेक्शन 33 में। अगर तुम एजुकेटिंग अथॉरिटी की बात को नहीं मानोगे तो वो रिजेक्ट कर देगी आपके उसको, रिजोल्यूशन प्लान को टर्मिनेट कर देगी, प्लस में लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगी अंडर सेक्शन 33 में। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 54N की। जो 54M क्या कहता है, 54M हमारी बेसिकली बात करता है, अगर आप एजुकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपने उस एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप एप्लीकेशन लेट डाउन कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया आपके सेक्शन नंबर 61 सब सेक्शन 3 में लेट डाउन है, तो उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। मतलब बेसिकली एजुकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, वही लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 54M में। नॉट सो मच इंपोर्टेंट, इतना ध्यान मत दीजिए, वो अपील वाला सेक्शन है। 54M के बाद आता है N। 54N क्या बात करता है, टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी। पीपीआईआरपी का टर्मिनेशन की बात करता है। टर्मिनेशन कब होगा, देखो जब हमारा रिजोल्यूशन प्लान है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो एप्लीकेशन फाइल कर दे फॉर टर्मिनेशन की टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास लेके जाए एप्लीकेशन की, हमको भैया टर्मिनेशन कराना है पीपीआईआरपी का। वो कैसे होगा, अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर 66% ऑफ द वोटिंग राइट से ये डिसाइड कर लें कि हमको तो पीपीआईआरपी के प्रोसेस को ही डिसकंटिन्यू करना है, देन पीपीआईआरपी के प्रोसेस को डिसकंटिन्यू करने के लिए जो सीओसी के बिहाफ पे आरपी जाएगा एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भैया टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर दो। एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर देगी, और जो कॉर्पोरेट डेटर है उसको जो पीपीआईआरपी की कॉस्ट है वो बियर करनी पड़ेगी। दो केस और बनते हैं टर्मिनेशन के, वो होता है 54K में अंडर सेक्शन 12। मतलब जो मैंने आपको बताया कि रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव ही नहीं किया गया सीओसी के द्वारा, ये था आपका ये वाला, देखिए ये हुआ क्या था इधर कि जो उधर जैसे प्लान्स को वो कंप्लीट कर रहे थे, प्लान एक तो सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान आ गया या सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान नहीं आया। अगर सिग्निफिकेंटली बेटर प्लान नहीं आता है, वो तो दोनों प्लानों को कंप्लीट कराते हैं, लेकिन कंप्लीशन से भी अगर कोई बेटर प्लान नहीं निकल के आता, देन वो जो रिजोल्यूशन है प्रोफेशनल है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास टर्मिनेशन की एप्लीकेशन फाइल करा देता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जब कोई भी रिजोल्यूशन प्लान उनके पास नहीं आ पाता, देन 54K में वो एप्लीकेशन फाइल होती है एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। 54D में कोई भी उनके पास प्लान है ही नहीं, रिजोल्यूशन प्लान ही नहीं बना उनके पास 90 डेज में। मतलब 90 डेज का तुमको टाइम दिया था ना कि एजुकेटिंग अथॉरिटी को रिजोल्यूशन प्लान देंगे, वो दे ही नहीं पाए। देन उस केस में आप एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, 30 दिन के अंदर अंदर वो टर्मिनेशन का ऑर्डर पास कर देगी कि पीपीआईआरपी टर्मिनेट होता है, और जो हमारी पीपीआईआरपी की कॉस्ट है वो आपका कॉर्पोरेट डेटर बियर करेगा। अब आता है मैनर ऑफ कंटिन्यूशन प्रोसीडिंग। अब आपने बात करी थी प्रूफ ट्रांजेक्शन, अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन। आपने शुरुआत में ही डिक्लेरेशन दिया था कि जो आपने 54A में जो डिक्लेरेशन दिया था कि कंपनी के अगेंस्ट जो भी अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन थी, कंपनी ने कोई भी अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन एंटर करी थी, अब उनका क्या होगा, जैसे ही आप इसको टर्मिनेट करेंगे, देन उनके अगेंस्ट जो भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रही है वो प्रोसीडिंग दोबारा से कंटिन्यू हो जाएंगी। प्लस आप 54J सबसेक्शन 2, देखो ये क्या कह रहा था, ये हमसे जब कह रहा था कि मैनेजमेंट में कोई भी फ्रॉड वगैरह होता है जिससे कि जो आपका मैनेजमेंट है वो सीईओ वगैरह से छीन के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से छीन के हमारे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास आ जाता है। अगर उस केस में आपका कोई भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हो पाता है, देन आप एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाते हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी 30 डेज में आपका टर्मिनेशन का ऑर्डर के
टर्मिनेशन का ऑर्डर पास नहीं करेगी, वो सीधे कंपनी को लिक्विडेट करेगी। मतलब कहने का ये है कि पुराने सीईओ वगैरह ने फ्रॉड किया और आपका रिजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव नहीं हो पाया, देन द एजुकेटिंग अथॉरिटी आपका सीधे टर्मिनेशन की जगह लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर देगा अंडर सेक्शन 33 में। देखो 54O हमारा लास्ट सेक्शन आता है पीपीआईआरपी का, पीपीआईआरपी टू सीआईआरपी। मतलब कहने का क्या है, आप पीपीआईआरपी के प्रोसेस में चल रहे थे लेकिन आपको अब सीवीआईआरपी के प्रोसेस में जाना है, तो हमारा उसके लिए आता है सेक्शन नंबर 54O। 54O क्या कहता है हमसे, 54O कहता है हमारा जैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर मोर देन और इक्वल टू 66% ऑफ द वोटिंग राइट से रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से पहले, मतलब 90 डेज से पहले जब भी रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, और एजुकेटिंग मतलब इधर जो अप्रूवल की बात है वो एजुकेटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल की बात है। एजुकेटिंग अथॉरिटी ने आपका प्लान अप्रूव अभी तक किया नहीं है और आप 66% या उससे ज्यादा की वोटिंग राइट से एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जा रहे हो कि भैया हमको सीआईआरपी बिगिन करना है, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन ए पीरियड 30 डेज आपका जो पीपीआईआरपी का प्रोसेस है उसको टर्मिनेट कर देगी, प्लस में सीआईआरपी के प्रोसेस को इनिशिएट कर देगी, और जो आपका ओल्ड आरपी था, जो मतलब आरपी जो हमारा पीपीआईआरपी के प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहा था, वो हमारा आईआरपी बन जाएगा। बेसिकली रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हमारा अब इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाएगा। और जैसे ही हमारी एजुकेटिंग अथॉरिटी पीपीआईआरपी को टर्मिनेट करेगी और सीआईआरपी के प्रोसेस का ऑर्डर पास करेगी, उसी दिन हमारा जो सीआईआरपी का प्रोसेस है वो बिगिन हो जाएगा, और उसी दिन को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, हम सीआईआरपी के प्रोसेस में एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही आपका एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, देन ये डीम्ड एप्लीकेशन मानी जाएगी अंडर सेक्शन 7। अंडर सेक्शन 7 में आपने देखा था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है टू द एजुकेटिंग अथॉरिटी, वही चीज डीम्ड मान ली जाएगी। और जो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है, जो प्रूफ ट्रांजेक्शन है, उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू चलेंगी। कहने का मतलब है 66% या उससे ज्यादा की वोटिंग राइट से आप जा सकते हो एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास कि भैया हमको पीपीआईआरपी कंटिन्यू नहीं करना। 30 दिनों के अंदर एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी कि हम पीपीआईआरपी को रद्द करते हैं, प्लस में सीआईआरपी तुम्हारा बिगिन करते हैं, प्लस में जो तुम्हारा ओल्ड आरपी है उसको हम आईआरपी बना देंगे। और जो अब जिस दिन ऑर्डर पास होगा उस दिन को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उस दिन से ही हमारी जो एप्लीकेशन है वो डीम्ड मान ली जाएगी अंडर सेक्शन 7 में, और जो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन है उनके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटिन्यू चलेंगी। अब इसका जो अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया पीपीआईआरपी का प्रोसेस, उसकी एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन को और समझ लीजिए। सबसे पहले जो अंडर 54A में जो एप्लीकेशन जाती है वो उसमें जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है जीसीसीएल इंफ्रा वो देगा, बोर्ड का डिक्लेरेशन देता है, शेयर होल्डर का अप्रूवल, फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल होता है, बेस रिजोल्यूशन प्लान, ये 40 चीजें सबमिट करता है ये हमारा। यह एप्लीकेशन फाइल करता है किसको, एप्लीकेशन फाइल करेगा एजुकेटिंग अथॉरिटी को, एजुकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस डेट को हम कहते हैं जिस दिन एप्लीकेशन फाइल होती है वो होती है इनिशिएशन डेट। इसी दौरान 54B में जो हमारा वो होता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो आईपी होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो कि आगे हमारा आरपी बनेगा, वही अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। वो चेक करेगा 54A का कंप्लाइंस हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा वो बोर्ड को अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फाइल करेगा, वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड को फाइल करेगा। तो मैं आपको टाइमलाइन बता रहा था। सबसे पहले उसमें 54A में बोर्ड का डिक्लेरेशन, शेयर होल्डर का अप्रूवल, फाइनेंशियल क्रेडिटर का अप्रूवल, बेस रिजोल्यूशन प्लान, ये जाएंगे। 54B में हमारा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसकी ड्यूटी बनती है 54A का कंप्लाइंस चेक करेगा, प्लस में आपका जो बोर्ड को है उसको रिपोर्ट करेगा। फिर जैसे ही एप्लीकेशन फाइल करी आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास फॉर द पीपीआईआरपी के लिए, उस डेट को हम बोलते हैं इनिशिएशन डेट। 14 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो उस डेट को बोलेंगे प्री प्लान इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और पीपीआईसीडी डेट आ गई, 2 दिनों के अंदर अंदर आपको आपका जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको आपको क्या देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डेटा देगा, लिस्ट ऑफ क्लेम्स देगा, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देगा, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें होगी, प्लस में बेस रिजोल्यूशन प्लान देगा अंडर सेक्शन 54, अंडर सेक्शन 54 उसमें जे में देगा, वो सॉरी 54K में देगा, 54K में। और जैसे ही आपका पीपीआईसीडी की डेट होती है उस दिन हमारा मॉरिटोरियम अप्लाई हो जाएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, अपॉइंट आरपी जो प्रपोज आईपी है वो आरपी बन जाएगा। अब जैसे ही आईसीडी डेट होती है 7 दिनों के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगी, 7 दिनों के अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के बाद विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज आपकी कमिटी ऑफ क्रेडिटर की फर्स्ट मीटिंग होगी। फर्स्ट मीटिंग होने के बाद सीआईपी का प्रोसेस कंटिन्यू होगा 90 डेज तक। फिर 90 डेज में आपको एक रिजोल्यूशन प्लान बन जाएगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे आप 90 डेट पे, फिर एजुकेटिंग अथॉरिटी विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज आपके या तो रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी। इस हिसाब से हमारा जो पीपीआईआरपी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से जो टोटल प्रोसेस है वो 120 डेज का है। 90 डेज में आप रिजोल्यूशन प्लान लेके एजुकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, 30 डेज में एजुकेटिंग अथॉरिटी या तो उस प्लान को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।
आपका PPIRP मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू। मोस्ट प्रोबेबली आपका टुमारो का जो लेक्चर होगा, कल का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।